तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज संडे और आज दिन फॉलोअप का। फॉलोअप यानी ऐसी कहानियाँ जिसके ऊपर वक्त ने धूल की परतें चढ़ा दी हैं। वो गड़े मुर्दे जिसे सब भूल चुके हैं, उसे उखाड़ कर ये जानने की कोशिश कि आज वो केस कहाँ खड़ा है। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसके खून के छींटे एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के दामन तक जाते हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री के बेटे तक। और इन दोनों के खिलाफ न सिर्फ इल्ज़ाम लगता है बल्कि बाकायदा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मुख्यमंत्री और उनके बेटे दोनों गिरफ्तार होते हैं। फिर अदालत में मुकदमे की कार्रवाई चलती है। 2003 में यह कत्ल होता है। 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है लोअर कोर्ट के फैसले का। 2007 में निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है। फिर इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और हाई कोर्ट इस केस को एक तरह से भूल चुका होता है। 17 लंबे साल तक हाई कोर्ट इस केस की फाइल को यूं ही रखकर इसके फैसले के लिए इंतज़ार करवाता है और आखिरकार 17 साल बाद अभी 2 दिन पहले 4 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है। और इसीलिए आज मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। कहानी 2003 की है। सिर्फ 3 साल हुए थे तब मध्य प्रदेश से हटकर, मध्य प्रदेश को काटकर एक नए स्टेट, एक नए राज्य ने इस देश में जन्म लिया और उसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़। 2003, 3 साल हो चुके थे इस नए स्टेट को बने हुए। जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तब उस वक्त मेजॉरिटी जो बहुमत थी वहाँ की सरकार के लिए जो ज़रूरी थी वो कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस की सरकार बनी। तो जब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ तो उस वक्त छत्तीसगढ़ के बेल्ट से एक बहुत बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, विद्याचरण शुक्ल, जिन्हें वीसी शुक्ल के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, दिग्गज नेता, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे, कैबिनेट। तो छत्तीसगढ़ के जन्म के बाद हर एक को यही लगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वीसी शुक्ल बनेंगे, लेकिन हुआ नहीं। कांग्रेस आला कमान ने अचानक एक नया नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर दिया और लोगों के लिए भी बड़ा शॉकिंग था। वीसी शुक्ला जैसे बड़े नेताओं को किनारे कर अजीत जोगी नाम के एक नेता को उस वक्त छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वीसी शुक्ला इससे नाराज़ हो गए। वैसे भी उनकी कुछ नाराज़गी चल रही थी, तो नाराज़गी के चलते, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली नहीं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और उस वक्त कांग्रेस छोड़कर एक और बड़े नेता ने एक अलग पार्टी बनाई थी, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिसके बड़े लीडर नेता थे, अध्यक्ष थे शरद पवार। ये भी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे अपने ज़माने में, कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर, कभी नंबर 2। बल्कि एक दौर ऐसा था जब कहा जाता था कि शरद पवार शायद देश के प्रधानमंत्री होंगे, जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उसी दौरान इधर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, उधर शायद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे शरद पवार। उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया और अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बना ली थी। तो विद्याचरण शुक्ल को जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और शरद पवार का दामन पकड़ लिया। अब 2003 में छत्तीसगढ़ में चुनाव था। 3 साल बने हुए हो गए थे। अभी तो मेजोरिटी थी, बंटवारा हुआ था सीट का, कांग्रेस उसमें आ गई थी और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब 2003 में नवंबर में चुनाव होना था छत्तीसगढ़ का, और इसी चुनाव से पहले ये सारी उठापटक और वीसी शुक्ला चले गए शरद पवार की पार्टी में। अब छत्तीसगढ़ में उनका अच्छा खासा दबदबा था, नाराज भी थे। तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेता जो है वो शरद पवार की तरफ चले दिए। उन्हीं में से एक बिजनेसमैन थे जो कभी कांग्रेस के लिए बहुत काम करते थे, वफादार थे, राम अवतार जग्गी। राम अवतार जग्गी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम, एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर। तो वीसी शुक्ला के बड़े खास। तो जब उनके नेता ने पाला बदला तो राम अवतार जग्गी ने भी पाला बदला, बिजनेसमैन। अब वो सीधे वीसी शुक्ला जी के वफादार हो गए।
अब चुनाव की तैयारी हो गई, चुनाव की रैलियां वैलियां सब तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि अगले कुछ महीनों के बाद चुनाव था, तो वोटरों को लुभाना था। 4 जून 2003 की तारीख थी, रात का वक्त था। अगले दिन यानी कि 5 जून को रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होनी थी, जिसमें शरद पवार, वीसी शुक्ल, ये सब लोग आने वाले थे। और वीसी शुक्ल के कहने पर ही शरद पवार वहाँ पहुँच रहे थे। एक तरह से पार्टी का पूरा कैंपेनिंग थी, ताकि इस चुनाव में एनसीपी जीत सके और विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस सेना से ही, राष्ट्रवादी कांग्रेस से मुख्यमंत्री बन जाए। तो उनका उस वक्त बड़ा जोर था, बड़ी लहर चल रही थी। और कांग्रेस को भी डर सता रहा था कि अगर वीसी शुक्ल की लहर इस तरह चली तो हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। तो उसी चुनावी तैयारी के सिलसिले में 2003 4 जून को एक चुनावी रैली थी, 5 जून को, और उससे पहले तैयारी चल रही थी। रात का वक्त था। रात के वक्त राम अवतार जग्गी 4 जून को करीब 11 बजे वो रायपुर के एमजी रोड से चुनावी तैयारी करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक मौधापारा थाना है, उस थाने के करीब ही अचानक उनकी गाड़ी को कुछ लोग रोक देते हैं। चुनावी और ये सारा माहौल था, उन्हें लगा शायद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रोकी, एक शख्स सीधे पिस्टल निकालता है और राम अवतार जग्गा को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जग्गा साहब को गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फौरन आसपास में जो पुलिस भी थी आई। कमाल देखिए, पहले अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले आई। थाने के बाद देखा बहुत खून बह रहा है, ये तब फिर उसको सरकारी अस्पताल ले जाया गया। और वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। अब जैसे ही जग्गा की मौत की खबर आई, हड़कंप मच गया राजनीतिक हलके में भी। अब जो जग्गा के बेटे हैं वो वहाँ थाने पहुँच गए। इस दौरान में पुलिस ने आनन फानन में रिपोर्ट भी लिख ली। उन्होंने कहा कि जग्गा रात को जा रहे थे, थाने से पहले सड़क पर कुछ लुटेरे थे, लुटेरों ने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद उन्हें गोली मार दी। तो मामला लूटपाट का, और लूटपाट के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया। अब जब एफआईआर दर्ज कर लिया तो उसके बाद मौत की खबर तो आ चुकी थी। अब घर वालों का इल्ज़ाम था कि ये लूटपाट नहीं है, क्योंकि कुछ लूटपाट किया भी नहीं गया था। ये कत्ल है और पॉलिटिकल कत्ल है, और इस पॉलिटिकल मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि अजीत जोगी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता। अब अजीत जोगी का नाम आएगा तो हड़कंप तो मचेगा। अजीत जोगी भी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे। और साथ में उनके बेटे अमित जोगी, जो एक बार विधायक भी रहे। तो अब ये 2 नाम आए। पुलिस कह रही है नहीं भैया ये तो लूट का मामला है, लेकिन बेटा कह रहा है, राम अवतार जग्गी कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल मर्डर है। और चुनावी तैयारियों से, वीसी शुक्ला के कैंपेन से, अजीत जोगी चूँकि उस वक्त वीसी शुक्ला के बाद छत्तीसगढ़ में वही चेहरा हो गए थे कांग्रेस का, तो उन्हें डर सताया और इसीलिए उन्होंने जग्गा का कत्ल करा दिया। उसके पीछे ये भी था कि वो बिजनेसमैन थे, पार्टी फंड और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसको लेके अब हंगामा शुरू हो गया कि नहीं ये पॉलिटिकल मर्डर है, पुलिस कह रही लूटपाट। अगले दिन खुद वीसी शुक्ला पहुंच गए उस थाने पर अपने समर्थकों के साथ, और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और ये कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक पुलिस रिपोर्ट न लिखे, और फिर पुलिस को वो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा जो जग्गी के बेटे लिखाना चाहते हैं। तब जग्गी के बेटे, और ये माहौल को देखते हुए पुलिस को मजबूरन रिपोर्ट लिखनी पड़ी। और उस रिपोर्ट में जो राम अवतार जग्गी हैं, उनके बेटे ने जो रिपोर्ट लिखाई, उसमें बाकायदा ये कहा कि ये अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी का हाथ है इसके पीछे। हालांकि इससे पहले जो पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर लिखाई, उसने सिर्फ एफआईआर लिखाई कि लूटपाट का मामला है, बल्कि 5 लुटेरों को शिनाख्त करके अरेस्ट भी कर लिया। कमाल देखिए आप। तो उन्होंने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया और बता दिया कि भैया ये थे, केस सॉल्व हो गया। लेकिन जब ये लोग डटे रहे तो फिर ये हुआ कि नहीं, अजीत जोगी और उनके बेटे का नाम लिखिए। एक ही केस में अब पुलिस को दूसरी बार एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, और दूसरी एफआईआर जो लिखी उसमें फिर अजीत जोगी, अमित जोगी का भी नाम लिखा। अब इसके बाद मामला पॉलिटिकल तूल पकड़ने लगा। फिर पुलिस ने फाइल करके जांच शुरू करनी अपनी केस की। लेकिन इसी दौरान चुनाव भी आ गया। अब ये सारी चीज़ों ने चुनाव पे भी असर डाला है।
2003 के एंड में चुनाव हुए और नतीजा चौंकाने वाला था। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से गायब और बीजेपी वहाँ चुनकर आ गई। अब बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह, बहुत ही साफ सुथरे चीफ मिनिस्टर रहे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार गई, अजीत जोगी का राज खत्म। और इस दौरान में अब फिर वीसी शुक्ला, बाकी लोगों ने मांग किया कि भाई कांग्रेस की सरकार जग्गा मर्डर केस को दबा रही है, अब आपकी सरकार है, आप कीजिए। उस वक्त बीजेपी भी इस मुहिम में शामिल थी कि अजीत जोगी को गिरफ्तार करो, अमित जोगी को गिरफ्तार करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कुछ हो नहीं रहा था। तो डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने बीजेपी के, तो उन्होंने एक काम ये किया कि इस केस को सीधे उठाकर पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई ने इस मामले की जांच की। जांच करने के बाद सीबीआई ने इसमें कुल 31 लोगों को अक्यूज बनाया, आरोपी 31। और इन 31 में जो इस मर्डर का मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी बनाया, वो बनाया अमित जोगी को, यानी अजीत जोगी के बेटे को, और उसमें अजीत जोगी का भी नाम डाला। और कमाल की बात यह थी कि इसमें उन 5 लोगों के भी नाम थे जो पुलिस ने शुरुआत में पहले एफआईआर में डाले थे कि ये 5 लुटेरे हैं और लूटपाट की वजह से ये कत्ल हुआ है। तो वो पांचों भी इस 31 में शामिल थे। तो कुल 31 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद अब गिरफ्तारी की बारी, तो अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, अमित जोगी को, और उनको जेल भेज दिया गया। अब अजीत जोगी चूँकि एफआईआर में रजिस्टर्ड, सीबीआई की पूरी जांच में, चार्जशीट में, तो अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। लेकिन तभी हुआ ये कि जब सीबीआई की टीम गिरफ्तार करने गई तो वो पहुंच गए कोर्ट, और अजीत जोगी उस वक्त बीमार थे। तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे मेरी हालत, स्वास्थ्य और बीमारी को देखते हुए मतलब गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन गिरफ्तार किया गया और फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद वो कोर्ट पहुँचे। कोर्ट के जज ने उन्हें ज़मानत दे दी 1 लाख के मुचलके पर, अजीत जोगी को, कि ये सेहत और हेल्थ ग्राउंड पर ज़मानत। तो अजीत जोगी अरेस्ट तो हुए लेकिन जेल नहीं गए कभी। जितने दिन थे अस्पताल में रहे और फिर कोर्ट से बेल मिल गई। और कोर्ट से उसी जज ने बेल दी जो आगे चलकर इस केस का फैसला सुनाएंगे। तो अब अमित जोगी जेल में, बाकी के 29 लोग और जेल में। अजीत जोगी को तो मिल गई बेल। मुकदमा चलता रहा। आखिरकार 31 मई 2007, 31 मई 2007 को जो लोअर कोर्ट है उसने अपना फैसला सुनाया, और ये फैसला भी चौंकाने वाला था। 31 में से 19 लोगों को गुनहगार माना गया। जोगी जो थे उनको पहले ही इस केस से फिर जो जांची हुई उसके बाद कहा गया कि उनका नाम नहीं है, तो 31 से 30 हो गए थे। अब जोगी को मिल गई बाहर, बाकी बचे 30 में से कोर्ट ने 11 को बरी कर दिया, स्पेशल कोर्ट ने। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम था वो था अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का, जो 10 महीने तक जेल में रहते इस मर्डर केस में, तो बरी कर दिया। बाकी 19 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब इन 19 लोगों में इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर के मेयर हैं उनका एक भाई भी है। तब 19 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब ये लोग पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया। अब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा। हाई कोर्ट में केस चलता रहा। जिन 19 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी पुलिस ने, 19 में से बल्कि 3 लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई थी। और ये तीनों छत्तीसगढ़ पुलिस के थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने लूटपाट और इसकी सारी थ्योरी जो है ये एक साजिश रच के ये सब की थी, जो शुरुआती एफआईआर थी। तो 3 पुलिस वाले थे जिनको 5 साल की सज़ा हुई और बाकी लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। अब ये पहुँचे हाई कोर्ट। 2007 से ये मामला हाई कोर्ट में रहा। हाई कोर्ट में चलता रहा। इस दौरान में जो अमित जोगी को बरी किया, तो फिर जग्गा साहब के बेटे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ। तो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। इधर हाई कोर्ट में ये लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। 2007 की बात है ये फैसला आया था मई में, और जुलाई में इसको चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में। जुलाई 2007 से हम 2024 में आ गए। 17 साल बीत गए, 17 लंबे साल। और 17 साल के बाद अभी 4 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
फैसला ये कि जिन 19 लोगों को सज़ा दी गई थी वो सारी सज़ाएं सही थी और इन सभी की सज़ाओं को बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने। अब अभी 2 दिन पहले आया, जाहिर सी बात है अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इस फैसले के आने के बाद जग्गा साहब के बेटे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचे हैं कि ये तो सही है लेकिन ये पूरा इंसाफ नहीं है, क्योंकि इसमें मेन जो सीबीआई की चार्जशीट और सीबीआई की जांच थी उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था उस वक्त चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को, जिनको इस केस से लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो उस मामले में दोबारा कार्रवाई की जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हालांकि इस फैसले के बाद हो सकता है अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ जाएं, लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे अजीब चीज़ हुई, जो बार बार लोग दबी ज़ुबान तो कहते हैं वैसे कोई नहीं कहता, और वो ये है कि जिन लोअर कोर्ट के जज ने अमित जोगी को बरी किया, जिन लोअर कोर्ट के जज ने अजीत जोगी को ज़मानत दी, उनके ऊपर पहली बार खुलेआम ओपनली इल्ज़ाम लगाया गया। और वो इल्ज़ाम ये था कि इन जज साहब ने 25 लाख रुपए लेकर अमित जोगी को इस केस से बरी कर दिया। हालांकि जब ये इल्ज़ाम चूंकि पब्लिकली लगाई गई थी तो उन जज साहब ने बाकायदा ऊपर की कोर्ट में इस इल्ज़ाम के खिलाफ और अवमानना का मामला बताते हुए केस दर्ज कर दिया, जिसका कुछ हुआ नहीं। तो पहला केस था जिसमें जज साहब पर ओपनली, अभी तक तो ये था फैसला सही नहीं है, ये नहीं है, चलता है, लेकिन ये कि अमित जोगी को इस केस से निकालने के लिए जज साहब ने 25 लाख रुपए दिए थे, ये इल्ज़ाम लगा था। तो ये वो केस था जिसमें एक मुख्यमंत्री, उनका बेटा, 17 लंबे साल, अगर कत्ल से जोड़ लें तो 21 साल हो चुके हैं। 2003 4 जून को ये मर्डर हुआ था। तो अपने देश में अदालतों के और कानूनी फैसलों की ऐसी कहानियों की तो भरमार है, ये तो सब वानगी भर है। और अभी भी मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। इस मुकदमे को ख़त्म होने में पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। इसमें जो शायद आरोपी थे उनमें से 1-2 की तो मौत भी हो चुकी है। तब आगे देखिए क्या होता है। तो फॉलो अप में इतना ही आज। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे अपनी वही कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।